आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर आसीन राजा केसी सिंह जी, पूर्व सांसद नैनीताल, श्री आदेश सिंह चौहान जी विधायक जी, युवराज रुद्र नारायण सिंह जी, कृष्णा सिंह जी संरक्षक, जो क्षत्रिय महासभा के संरक्षक हैं, श्री नरेंद्र सिंह जी जिला अध्यक्ष बिजनौर, श्री कुणाल सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना, उदयराज सिंह जी अध्यक्ष बाजपुर, डॉक्टर वीपी सिंह जी अध्यक्ष काशीपुर, श्री नरपत सिंह जी आंदोलनकारी उत्तराखंड, रेखा राजपूत जी अध्यक्ष जसपुर, श्री राजकुमार जी अध्यक्ष जसपुर, और दूर दराज से आए बिजनौर जिले से, धामपुर से, अफजलगढ़ से, काशीपुर से, बाजपुर से, ठाकुरद्वारा से, किच्छा से, सितारगंज से, जितने भी हमारे सब साथीगण आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग आपके बीच में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपके बीच में आने का कारण कोई यहाँ मंच पर खड़े होके वो भाषणबाजी करना या किसी प्रकार से आपसे कोई झूठा सच्चा वादा करना, वह सब कारण नहीं है। कारण ये है कि हम एक विचार विमर्श करने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम है। मकसद ये है इस कार्यक्रम का कि क्षत्रिय समाज इकट्ठा हो, एकत्रित हो और सामाजिक चर्चा करें। इससे पहले मुझसे पहले जो हमारे वक्तागण आए, उन्होंने अपने अपने विचार आपके सामने रखे और सभी के बड़े उत्तम विचार थे, उच्च श्रेणी के विचार थे। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ वो ये था कि सभी ने जब अपनी बात रखी तो समाज के अंदर जो अनेक समस्याएं हैं उनके बारे में अपने विचार रखे, अपनी बात रखी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई समस्या बताते हैं, समाज में अनेक तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर उसका हल हमें नहीं मालूम या हम हल नहीं बता पाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है उस चर्चा का। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक ये जो विचार विमर्श, जो विचार है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और विचार रखने का भी कारण है इस नाते से रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम रोज अपने घर में बैठकर एक परिवार में चर्चा करते हैं, बीवी अपने पति से चर्चा करती है, बच्चे अपने माता पिता से चर्चा करते हैं, परिवार के सभी लोग अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, छोटी छोटी बात की भी चर्चा होती है। धर्मपत्नी अपने पति से पूछती है, जी सब्जी आज क्या बनेगी। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर ये चर्चा ना करें तो हो सकता है कि रात को 8 डंडे बज जाएं घर में आपके। हो सकता है आपको आलू की सब्जी पसंद ना हो और आपसे बिना चर्चा करे आलू की सब्जी बना ले। तो छोटी छोटी चर्चाओं से ही परिवार आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से हम सब भी एक परिवार हैं, और क्योंकि हम सब भी एक परिवार हैं तो सामाजिक रूप से हमें भी एक चर्चा करनी चाहिए जिससे कि समाज हमारा सही रास्ते पर जाए। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ऐसा लगे कि जो मेरी चर्चा है, वो जो मेरी बात है, जो विचार है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बिना किसी संकोच के आप बदलाव कीजिएगा। मेरी कोई बात गलत लगे तो उसको आप रोकिएगा, टोकिएगा, सुधार कीजिएगा। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मुझे एक हमारे कुछ भाई लोग ये बोल रहे थे कि पहले आप एक
विचार रखने से पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय भी दे दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो उस परिचय को जानते नहीं है। कोई सोचता है आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, कोई कुछ सोचता है, तो मैं एक संक्षिप्त परिचय खुद ही दे देता हूं अपना, और फिर वो विचार भी मैं 10 मिनट की बात है वो रखना चाहूंगा, क्योंकि देरी हो रही है मैं जानता हूं। मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मेरा जन्म रुड़की जिला हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड का मूल निवासी हूं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरी रुड़की जो सेंट गैब्रियल्स एकेडमी है वहां पे हुई 12th तक। उसके बाद देहरादून से ग्रेजुएशन किया, और जब अंतिम वर्ष में था तो एक मुकदमे में मेरा नाम आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। वहां तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय शासक सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। जब ये बात पता चली तो मन को बहुत दुख हुआ, और मन में एक निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाना है और उनकी मिट्टी, उनकी समाधि को वापस लाने का प्रयास करना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा तिहाड़ जेल खुद में थी, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें सबसे बड़ी बाधा थी। तो इसके लिए सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ अफगानिस्तान जाने के लिए, जो आज तक की हमारे देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है। तिहाड़ जेल से निकलकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफगानिस्तान पहुंचा। सबसे पहले काबुल पहुंचा, वहां पे काबुल से फिर कंधार गया, फिर गजनी गया, हेरात गया, वहां के अनेक शहरों में जाके खोजबीन की, और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे मौजूद है। वहां पहुंचा, जानकारी प्राप्त होने के बाद जैसा सुना था वैसा ही पाया। जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे उनका अपमान करने के लिए, और उनका अपमान सिर्फ क्षत्रिय समाज का ही अपमान नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों के ही महान पुरुष हैं। चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो जो भारत में रहता है, वो सभी के ही महान पूर्वज थे और सभी का ही अपमान था। तो प्रयास शुरू किया कि कैसे इसकी खुदाई करें, कैसे इसको वापस लाया जाए। शुरुआती प्रयास करते हुए उन्होंने मुझे पकड़ लिया वहां पे, किंतु आप सबके आशीर्वाद ने, ईश्वर की कृपा ने मुझे उनके चंगुल से छुड़वाया। उनके चंगुल से छूटने के बाद फिर प्रयास को शुरू किया। 1-2 बार फिर असफलता मिली, लेकिन बार बार जब कोशिश जारी रखी तो सफलता प्राप्त हुई, और उनकी मिट्टी और कुछ अन्य सामान जो लाना वहां से संभव था और जरूरी था, उसको लेकर मैं वापस भारत आया और लाकर यहाँ पर क्षत्रिय महासभा को ही सुपुर्द किया, जिनके माध्यम से जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक बेवर जगह है, वहां पर एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया उनके द्वारा, और वह सभी सामान उस चबूतरे के अंदर रखा गया और एक स्मारक के रूप में उसको बनाया गया। उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने खुद कलकत्ता में गंगा जी में खुद प्रभावित भी किया, और सन 2006 में जब ये कार्य संपन्न हो गया तो मैं वापस जेल में सरेंडर किया। सन 2006 में करीब 13 साल तक मैं जेल में रहा। इन 13 साल में जेल में रहने के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। इसको इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिन्स ने मिलकर पब्लिश किया और ये बेस्ट सेलर किताब बनी। अब इस किताब पर मूवी भी बन रही है, जो कि काफी समय से कोरोना की वजह से 1-2 साल लेट हो गई, लेकिन विश्वास है मुझे कि अगले साल के अंत तक आपको देखने को वो बॉलीवुड की जो मूवी बन रही है उस पर, किताब पर, जो कि बायोपिक है और शेर सिंह राणा उसका नाम रखा जाएगा, तो वो अगले साल के अंत तक आपको देखने को मिलेगी।
ये सन 2016 तक का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको वो विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, सन 2016 में जब मैं जेल से छूट के आया तो अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसे आज भी एक सामाजिक कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य आपके बीच में हूँ। करीब करीब देश के हर राज्य में मैं गया, हजारों कार्यक्रमों में गया। जो मैंने वहां पे चीज महसूस करी, अनेक समस्याएं तो अभी हमारे अनेक वक्तागणों ने रखी ही थी, इसके अलावा जो मुझे ज्यादा महसूस हुई वो ये थी कि जिस भी युवा से हम बात करते थे उससे पूछते थे भाई कितनी पढ़ाई लिखाई की है, तो कोई बोलता था ग्रेजुएट हूं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन जब पूछो भाई काम क्या करते हो, तो काम के नाम पे 90% बच्चे बेरोजगार। और अगर कोई मजबूरी में काम करे भी तो कोई बेचारा वहां पे दिल्ली में चौकीदारी का काम करता है, कोई जो है किसी शॉपिंग मॉल में दरबान का काम करने के लिए मजबूर है, जबकि उसका शरीर उसका पढ़ाई लिखाई को देख के महसूस होता है कि भाई ये जो चौकीदार है इसको तो पुलिस में जो इंस्पेक्टर होना चाहिए था। तो ये सब चीज जब महसूस की, देखी, इसी दौरान आपको याद होगा सन 2016 में पद्मावती नाम की फिल्म आई। समाज ने प्रयास किया उसको रुकवाने का, लेकिन रोक नहीं पाए। उसके बाद 2018 में SC/ST कानून आया, समाज ने उसके लिए भी प्रयास किया, हमने भी बड़ा प्रयास किया था, लेकिन हम उसको भी नहीं रोक पाए। तो मैंने विचार किया कि कारण क्या है कि आए दिन हमारे समाज के खिलाफ उल्टे सीधे कानून बनते हैं, हमारे समाज को बेइज्जत करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जाते हैं, और हम रुकवाने का, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता मिलती है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो जो विचार मेरे समझ में आया वो ये है कि जब से ये धरती बनी है, यहाँ पे दो तरह के जो तंत्र हैं उन्होंने सत्ता स्थापित की। एक 1947 से पहले का समय था जिसको हम राजतंत्र बोलते थे, और एक 1947 के बाद का समय अभी का जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो दोनों जो तंत्र हैं उनमें एक बहुत भारी अंतर आया, और मेरा मानना है उस अंतर के कारण ही हमारा समाज लगातार पिछड़ता जाता है। वो अंतर क्या आया कि 1947 से पहले जब देश में इस धरती पर राजतंत्र था, तो क्षत्रिय समाज, जिन पूर्वजों की हम अभी बात कर रहे थे, अगर आप उनके जीवन काल को देखेंगे तो सब में एक ही चीज कॉमन है। क्षत्रिय समाज अपना एक झंडा बनाता था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग झंडे बनाए हुए थे। जैसे कि अभी हमारे जो रुद्र प्रताप जी थे, उनका परिचय जब दिया तो हाजीपुर से उनका जो साम्राज्य था हाजीपुर था, और जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग बाबा जी हैं उनका जो है कुमाऊं क्षेत्र में था। तो इधर भी एक क्षत्रिय झंडा था, उधर भी क्षत्रिय झंडा था, दोनों ही राज सत्ता पे स्थापित थे। तो ऐसे ही हजारों या कई सौ राजतंत्र में क्षत्रिय झंडे होते थे। ब्राह्मण उस पर आशीर्वाद देते थे उन झंडों को। जो हमारे दलित, हमारे पिछड़े समाज के भाई बंधु हैं, वो सब उसमें सहयोगी होते थे। और जब ऐसा झंडा सत्ता में आता था तो वो सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। जिसके जो अधिकार होते थे वो उनको देता था, और जो दूसरों के अधिकारों को दे उसके खुद के अधिकार हमेशा सुरक्षित होते हैं। जो ये तय करे कि यहाँ पर कौन बैठेगा, उसके खुद के अधिकार हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि वो खुद तो बैठेगा ही। तो क्योंकि सारे क्षत्रिय झंडे थे 47 से पहले करीब करीब, तो राज सत्ता हमेशा क्षत्रियों के पास ही रहती थी। लेकिन 1947 के बाद लोकतंत्र में क्षत्रियों ने अपना कोई झंडा नहीं बनाया, और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज लगातार निचले स्तर तक पहुंच रहा है। आप सोच रहे होंगे राणा जी बार बार झंडा झंडा किए जा रहे हैं, तो क्या एक झंडे के होने या ना होने से किसी समाज के ऊपर इतना फर्क पड़ सकता है कि जो हजारों या लाखों वर्षों तक राजा रहा हो वो रंग की तरफ जा रहा हो, जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता हो वो आज अपने अधिकार उसके सुरक्षित नहीं है।
तो इस पे आप खुद विचार कीजिएगा। मैं आपको दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं, एक राजतंत्र के समय का और एक लोकतंत्र के समय का, जिससे कि जो झंडे की अहमियत है हमारे जीवन में हम उसको खुद महसूस कर सकें। तो राजतंत्र के समय का मैं जो उदाहरण रखता हूं आपके सामने, वो उनके जीवन काल से रखता हूं जिनके चरित्र, जिनके जीवन के बारे में आप सभी जानते हैं। वैसे तो हजारों उदाहरण हैं, लेकिन जिनकी तस्वीर, प्रतिमा सामने लगी है, महाराणा प्रताप जी, उनके जीवन काल से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सबने सुना ही है कि भाई महाराणा प्रताप जी और अकबर का युद्ध हुआ। जब इनके संबंध आपस में खराब हुए और युद्ध का समय आ गया, तो अकबर ने अपने सेनापति, जिनका नाम मानसिंह था, मानसिंह जी को बुलाया और कहा कि भाई आप जाइए और चित्तौड़ पर आक्रमण कीजिए। तो मानसिंह जी अपने साथ कई हजार सैनिक लेकर, मानसिंह जी खुद जाति से राजपूती थे, तो उनके जो सैनिक थे वो भी राजपूती थे। तो करीब 25-30 हजार की सेना लेकर मानसिंह जी चित्तौड़ की तरफ चल दिए। जब ये बात महाराणा प्रताप जी को पता चली, तो महाराणा प्रताप जी ने भी अपने सेनापति को बुलाया। उनके सेनापति का नाम था हकीम खान। तो हकीम खान जी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे सेना आ रही है, आप भी अपनी सैनिक लीजिए और हल्दी घाटी में ही इनको रोककर और युद्ध की शुरुआत कीजिए। तो हकीम खान मुसलमान था, पठान था। तो हकीम खान भी अपने साथ करीब जो भी उनकी 10-15 हजार की सेना थी उसको लेकर हल्दी घाटी में आ गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप उस समय जीवित होते या आज आप हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में किसके लिए प्रार्थना करते कि ये युद्ध कौन जीतना चाहिए? एक तरफ 20,000 सैनिकों के साथ मानसिंह जी तलवार लेकर खड़े हैं, आप ही की तरह केसरिया पगड़ी बांध के खड़े हैं और जय श्री राम के नारे के लगा रहे हैं, क्योंकि इष्ट देवताओं को आदमी याद करता है जब मारने मरने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ 10-15 हजार जो है मुसलमान अल्लाह अकबर के साथ जो है युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये युद्ध कौन जीतना चाहिए था? आप किसके लिए प्रार्थना करते कि कौन जीतना चाहिए? है जी, बाबूजी महाराणा प्रताप तो अपने किले में बैठे थे, लड़ तो ये रहे थे यहाँ। ठीक है, ऐसा है जी, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों को एक एक बार जीता हुआ मानकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसके जीतने से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हम मानसिंह जी को जीता हुआ मानते हैं, क्योंकि राजपूत हैं। कई लोगों की भावना है कि भाई राजपूत जीतना चाहिए, उसमें क्योंकि हमारे कई रिश्तेदार भी होंगे, कोई हमारा भतीजा होगा, कोई हमारा जीजा होगा, कोई हमारा कोई रिलेटिव होगा। तो पहले हम उन 20,000 राजपूतों को जीता हुआ मानते हैं। अब वो 20,000 राजपूत जीत गए और जीतने के बाद पूरी सेना घोड़े पर बैठकर आ गई जसपुर में, और ये है किला जसपुर का। अब इस किले के ऊपर जीत का झंडा फहराया जाएगा। मानसिंह जी सीढ़ियों से ऊपर गए और जीतने का झंडा फहरा दिया। तो मानसिंह जी किसका झंडा फहराएंगे? है जी, अकबर का। और अगर हकीम खान युद्ध जीत जाए और हकीम खान की सेना आए, तो हकीम खान किसका झंडा फहराएंगे किले के ऊपर? तो इस बात से हमें क्या बात समझ में आई कि जीत जो है वो सदा झंडे की होती है। अगर हमारा झंडा हकीम खान ने भी उठाया हुआ है, तो जीत जो है वो आपके हिस्से में आएगी। अब क्योंकि 1947 से पहले जितने भी झंडे थे वो क्योंकि आपके पूर्वजों के ही थे, क्षत्रियों के ही थे, तो चाहे उन झंडों के नीचे कोई भी मरे, कोई भी कटे, कोई भी लड़े, जीत हमेशा आपके हिस्से में आती थी। इतिहास आपका लिखा जाता था। जिस समय 50,000 सैनिक क्षत्रियों का झंडा खाकर चलते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे राजपूत ही होते थे। उसके अंदर 50,000 सैनिक जब चलते थे तो तलवारों की तो जरूरत पड़ती थी, तो तलवार तो ठाकुर साहब बनाते नहीं थे,
तलवार तो कोई लोहार भाई बनाता होगा। ऐसे ही रात को कहीं सेना रोटी भी खाती होगी रुक के, तो हमारा कश्यप भाई रोटी बनाता होगा। अगर वो कश्यप भाई सारे खाने में जहर मिला दे तो लड़ाई से पहले ही सारे सैनिक मर जाते। अगर खाना देरी से दे दे, सुबह मान लो 6 बजे निर्णय किया राजा साहब ने, भाई 6 बजे युद्ध करेंगे, अब वो जान के खाना दे 9 बजे तक, तो क्या युद्ध जीत जाते? तो वो जो रोटी बनाने वाला था अन्य समाज का हमारा भाई, ना तो उसकी वफादारी में कोई कमी रही, ना ही उसकी मेहनत में कोई कमी रही। लेकिन कभी आपने इतिहास में पढ़ा कि रामलाल कश्यप ने बहुत अच्छा खाना बनाया इसलिए वो युद्ध जीत गए? सुना कभी? उसकी मेहनत में कोई कमी है या उसकी वफादारी में कोई कमी है? तो बताओ। अगर जहर मिला दे खाने में, अगर लोहार तलवार ठीक ना बनाए, अगर जैकेट ठीक ना बने, जूता ठीक ना बने, तो क्या जीत जाओगे? लेकिन उस दूसरे किसी भी समाज को जो उनके काम थे, उसका श्रेय उनको कभी युद्ध जीतने में नहीं मिला, सिर्फ तनख्वाह मिली। तो इसलिए क्योंकि सभी झंडे आपके थे, तो जीत हार कुछ भी हो, श्रेय जो है वो आपके पूर्वजों को मिलता था। इसीलिए हजारों वर्षों तक उन्होंने राज्य स्थापित करके रखा और राज किया। अब 1947 के बाद क्षत्रिय समाज ने लोकतंत्र में अपना झंडा नहीं बनाया। अब झंडों के नाम क्या हो गए? पहले झंडों के नाम थे, अब यहां पे तो खुद राजा साहब बैठे हैं, राजा साहब के झंडे का भी कोई नाम होगा और कोई चिन्ह भी होगा, उसमें उसका कोई रंग होगा। महाराणा प्रताप जी के झंडे का नाम था एकलिंगनाथ और अकबर के झंडे का नाम था मुगलिया झंडा। ऐसे ही लोकतंत्र में झंडों के नाम क्या हुए? लोकतंत्र में झंडों के नाम हुए समाजवादी पार्टी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ये क्या है? ये झंडे ही तो हैं। पहले 50,000 लोग तलवार लेकर चलते थे और आदेश भाई साहब को बैठते थे, इस गद्दी पे बैठो, जिसके तलवार में दम होता था वो बैठाता था। अब वही 50,000 लोग जिस झंडे के आगे अंगूठा दबा दें तो वो व्यक्ति बैठता है जिसके आगे ज्यादा अंगूठे दबे। ऐसे ही तो है। अब लोकतंत्र में जैसे मैंने बताया कि झंडों के नाम बदल गए और उनका तरीका बदल गया राज सत्ता स्थापित करने का। तो मेरा आपसे लोकतंत्र का, अब हम अभी की बात करते हैं, आज की, कि अभी और इस समय हमारे देश में लोकतंत्र में, अभी हमारे देश में किस राजनीतिक झंडे की या किस पार्टी की, पार्टी भी बोलते हैं झंडों को, तो किस राजनीतिक झंडे की सरकार है, कौन सत्ता में है आज इस समय हमारे? बाबू जी बताओ, किसकी सरकार है अभी देश में? कमल के फूल की, मतलब कि आपका कहना है भाजपा की। तो अगर सरकार भाजपा की है तो फिर इसमें रामविलास पासवान जी मंत्री क्यों थे? इसमें रामदास अठावले जी मंत्री क्यों हैं? पासवान साहब की मृत्यु के बाद उनका सगा भाई पारसनाथ जी क्यों मंत्री है कैबिनेट में? अनुप्रिया पटेल क्यों मंत्री है? और ऐसे अनेक नाम हैं जिनका कमल के निशान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो पासवान साहब की तो बंगला निशान था, तो वो भी कैबिनेट मंत्री थे। तो एक कैबिनेट मंत्री जो होता है उसको ये कहने का अधिकार तो है ना मेरी सरकार है कि नहीं? तो सरकार तो उनकी भी थी। तो सरकार जो है वो इसलिए मंत्री थे क्योंकि सरकार जो है वो भाजपा की नहीं है, देश में सरकार है गठबंधन की, और इस गठबंधन का नाम है एनडीए। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई बहुत बड़ी जानकारी या बात तो है नहीं, इससे समाज का क्या लाभ? सरकार एनडीए की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, और ये तो एक राजनीतिक बात हुई। लेकिन ना तो ये राजनीतिक बात है, और इसका जो अंतर है उस अंतर को ना समझ पाने के कारण ही हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है। कैसे हो रही है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जैसे कि हमें नई जानकारी प्राप्त हुई कि सरकार जो है वो गठबंधन की है जिसका नाम है एनडीए,
तो इस एनडीए का मतलब है सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में इसमें भाजपा है, और उसके सहयोगी दलों के रूप में इसमें बिहार से हमारे पासवान जो भाई हैं उन्होंने अपना एक झंडा बनाया हुआ है जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके कारण पहले पासवान साहब मंत्री थे, अब उनका भाई है। बिहार से ही हमारे जो कुर्मी समाज के भाई हैं उनकी भी एक पार्टी है जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड, वो भी उसमें सहयोगी दल है। उत्तर प्रदेश से जो हमारे निषाद जाति के भाई हैं उनकी भी एक पार्टी है जिसका नाम है निषाद पार्टी, वो भी उसमें एक सहयोगी दल है। पटेल समाज ने एक अपना दल बनाया हुआ है जिसका नाम अपना दल ही है। अनुप्रिया पटेल इसके कारण केंद्र में मंत्री है। हरियाणा से हमारे जो जाट भाई हैं उनकी भी एक पार्टी है जेजेपी, वो भी इस गठबंधन में सहयोगी है। राजस्थान से भी जाट भाइयों की आरएलपी है, वो भी इसमें सहयोगी है। महाराष्ट्र से हमारे दलित भाइयों की रामदास अठालवे जी की रिपब्लिकन है, वो भी इसमें सहयोगी दल है। ऐसे करके इसके अंदर 48 अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जो अपने अपने झंडे बनाए हुए हैं, उन सबके गठबंधन को हम एनडीए की सरकार बोलते हैं। ये करीब देश में 7.5 साल से है और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे। यूपीए का मतलब था सबसे बड़े कांग्रेस, उसमें राजनीतिक झंडा था, और कांग्रेस के सहयोगी झंडों के रूप में उसमें उत्तर प्रदेश से हमारे यादव भाइयों की समाजवादी पार्टी थी, दलित भाइयों का बसपा था, जाट भाइयों की लोकदल थी, राष्ट्रीय लोकदल, बिहार से दूसरे यादव भाइयों की लालू यादव जी वाली आरजेडी थी, हरियाणा से जाट भाइयों की इनेलो थी, महाराष्ट्र से मराठा भाइयों की एनसीपी थी, और ऐसे करके उसमें भी 58 थी। उससे पहले फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की थी, उसमें भी 78 अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों ने जो झंडे अपने बनाए हैं, उन सबके गठबंधन से एनडीए की वो सरकार। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस और भाजपा को रख दीजिए साइड में। ये जो मोदी जी के साथ इस एनडीए में जो 48 अलग अलग क्षेत्र और जाति की जो ये पार्टी झंडे हैं, इनमें या सरदार जी मनमोहन सिंह जी के साथ जो यूपीए में 58 थी उनमें, या अटल जी के साथ जो 78 थी उनमें, कांग्रेस भाजपा को छोड़ के क्या कोई ऐसा झंडा है जिसका नाम सुन के यहाँ पे बैठे किसी राजपूत परिवार को ऐसा लगे कि भाई ये हमारे बच्चों की बात रखते हैं, हमारे बच्चों के रोजगार की, हमारे अधिकारों की बात रखते हैं, हमारे लिए अच्छे विचार रखते हैं? है कोई ऐसा इनमें? कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी ना किसी झंडे को सत्ता में बैठाता है। मुख्य रूप से हमारे क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी को अपना वोट देते हैं, और मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे समाज का है। ये बात सही है कि नहीं है? सही है ना जी? तो अब आप ऐसा करते हो या आपके ऐसे विचार हैं तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं जी गलत करते हो, कुछ सोच के करते होंगे, मोदी जी अच्छा काम करते होंगे ऐसा आप सोचते होंगे, भाजपा देश की, धर्म की बात करती है ऐसा आप सोचते होंगे, आप उनके लिए अच्छे विचार रखते हो तो मैं भी उनके लिए अच्छे विचार रखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उनको अच्छा मानता हूं तो मेरे मन में तुरंत कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जब ये अच्छे हैं तो क्या कारण है हमारे पढ़े लिख के बच्चे भी जो है बेरोजगार घूम रहे हैं? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के SC/ST कानून जैसे कानून हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं? क्या कारण है कि पद्मावती जैसी फिल्म को बनाया जाता है और डंडे मार के रिलीज करवाया जाता है, और जिसने बनाई उसको पद्म विभूषण का इनाम भी मिलता है? तो इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जिसको सत्ता में हमने बैठाया फिर कानून हमारे खिलाफ क्यों बन जाते हैं? होना चाहिए ना जी इस पे विचार। तो विचार करते हैं। अब क्योंकि आप उनको अच्छा मानते हैं मोदी जी को, तो मैं भी उनको अच्छा मान लेता हूं। अच्छे हैं भी, अब अच्छे हैं तो अच्छे ही काम करेंगे। तो उदाहरण के रूप में मोदी जी के मन में ये विचार आया कि ये जो राजपूत समाज के लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी पार्टी को वोट देते हैं,
मुझे प्रधानमंत्री बनाने में इनका सबसे बड़ा सहयोग है, मैं इनके बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहा हूं, तो क्यों ना 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे दूं। तो जब उनके मन में ये विचार आया, उन्होंने अपने सचिव को बुलाया, कहा एक काम करो, 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता राजपूत ब्राह्मणों को देने के लिए फाइल तैयार करो। उसने कहा ठीक है सर, चला गया। 2-3 दिन के बाद उनके मन में फिर विचार आया कि ये जो पाकिस्तान है, चाइना है, हमारे देश को बहुत परेशान करता है, कभी आतंकवादी भेजता है, कभी बम फोड़ता है, इसको सबक सिखाने के लिए क्यों ना 25 राफेल विमान और खरीद लिए जाएं। उनके मन में जब विचार आया ये, तो उन्होंने अपने सचिव को फिर बुलाया, कहा भाई एक काम करो, 25 राफेल खरीदने के लिए भी फाइल तैयार करो। अब 2 महीने 3 महीने के बाद ये दोनों फाइलें तैयार हो गई और दोनों फाइलें तैयार होकर मोदी जी के मेज पर आ गई यहां सामने। अब यहां जब मोदी जी की मेज पर ये फाइल आई, तो अभी ये कागज के टुकड़े हैं। कब तक? जब तक इस पर संबंधित जो मंत्री है, जो अधिकारी है उस मंत्रालय का, वो इस पर हस्ताक्षर ना कर दे। अब इस पर हस्ताक्षर हो तब ये कानून बने और तब 5,000 रुपया बच्चों के अकाउंट में आए। तो अब इस पर हस्ताक्षर हो इसके लिए, क्योंकि सरकार किसकी है? किसकी है जी? हाँ, जो ये सोचते हैं कि सरकार बीजेपी की है, उनको इस पॉइंट पे अंतर को समझ लेना चाहिए। अगर सरकार बीजेपी की होती तो इस फाइलों पर हस्ताक्षर कैसे होते? फिर सारे के सारे मंत्री बीजेपी के होते, सबका एक ही विचारधारा होती, सबका एक ही मैनिफेस्टो होता। मोदी जी अपने उस मंत्री को बुलाते जिससे संबंधित ये फाइल होती और कहते भाई इस पर हस्ताक्षर करो, क्योंकि एक ही पार्टी के होते तो कर देता। लेकिन क्योंकि सरकार तो गठबंधन की है, हो सकता है ये जो फाइल बनी है इसका मंत्रालय किसी गठबंधन के नेता के पास हो। क्या पता इसका जो ये फाइल बनी है इसका मंत्री जो है रामविलास पासवान जी होता, या अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल हो, तो उनकी तो विचारधारा अलग है, उनका मैनिफेस्टो अलग है। तो इस फाइल पर सिग्नेचर हो, इसके लिए मोदी जी को अपने गठबंधन के सहयोगियों से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि नहीं जी? तो मोदी जी ने एनडीए की बैठक बुला ली और मोदी जी खुद बैठ गए यहां पर। मोदी जी के बगल में बैठ गए राजनाथ सिंह जी, इधर बैठ गए अमित शाह जी, और जो भी वरिष्ठ नेता है वो इधर बैठ गए बीजेपी के, और जो सहयोगी दल है 48, उनका एक एक नेता ऐसे जैसे आप सामने बैठे हैं ऐसे सामने आकर बैठ गए। अब ये एनडीए की मीटिंग शुरू हुई। ऐसी अखबार में, टीवी में फोटो आप हर 15 दिन में देखते होंगे कि एनडीए की मीटिंग हुई। इसको आप यूपीए की मीटिंग भी सोच सकते हो, कोई ये ना समझे कि मैं बीजेपी को बता रहा। इसको आप यूपीए की भी समझ सकते हो कि कांग्रेस के नेता इधर बैठे और उसके सहयोगी दल सामने बैठे। अब ये मोदी जी ने फाइल उठाई और फाइल उठाकर कहा कि भाई हम देश की सुरक्षा के लिए 25 राफेल खरीदने का विचार कर रहे हैं। तो सभी 48 प्रतिनिधियों ने ऐसे बेस थपथपाई, तालियां बजाई, कहा आप खरीदिए, हम आपके साथ। उसके बाद मोदी जी ने दूसरी फाइल उठाई, कहा कि हम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता इन राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, स्वर्ण समाज के बच्चों को देने का विचार कर रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है? तो सबसे पहले पासवान साहब ने हाथ उठाया, कहा मोदी जी ये कानून, ये फाइल हम पास नहीं होने देते। मोदी जी ने कहा अच्छा। मोदी जी ने दूसरे को देखा तो जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधि भी बोला, मोदी जी ये फाइल हम पास नहीं होने देंगे। उसके बाद निषाद पार्टी का प्रतिनिधि बोला, मोदी जी ये कानून नहीं बनने देंगे। फिर अपना दल वाला बोला, फिर जेजेपी वाला बोला, फिर आरएलपी वाला बोला, फिर रामदास अठालवे जी बोले। एक एक करके 48 की 48 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर आपने इनको 5,000 रुपया भत्ता दिया राजपूतों के बच्चों को, तो हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार को घेर देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में मोदी जी 5,000 रुपया देंगे आपके बच्चों को या अपनी सरकार को बचाएंगे? सरकार बचाएंगे जी। तो जब सरकार बचाएंगे तो ये फाइल कहां जाएगी? फाइल जाएगी कूड़े के डब्बे में।
अब प्रश्न ये आता है कि इन्होंने 48 ने आपके बच्चों की इस फाइल को कूड़े में क्यों पहुंचवाया। तो इसका उत्तर ये है कि जब मैंने आपसे पूछा कि इन 48 में कोई ऐसा झंडा है जिसका नाम सुन के आपको लगे कि ये हमारा है, हमारे बच्चों की बात रखता है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा नहीं है। तो जितनी जल्दी आपने सोचा नहीं है, उससे भी जल्दी उनको पता है कि आप उनके नहीं है। उन्होंने निषाद पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि राजपूतों के बच्चों को 5,000 दिलाने हैं। निषाद पार्टी इसलिए बनाई कि अपने समाज के बच्चों को दिलाने हैं 5,000। हमारे जाट भाइयों ने लोकदल इसलिए नहीं बनाया कि आपके बच्चों को शुगर मिल में नौकरी दिलानी है, इसलिए बना रखा कि अपने बच्चों को शुगर मिल में सेट कराना। तो जैसे आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सारे के सारे किसके वोटर हो? आप सारे के सारे वोटर हो इनके, मोदी जी के, राजनाथ जी के, बीजेपी के। लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इस फाइल को इनको नाराज करके पास कर सके। तो इसलिए अब ये फाइल तो पास हुई नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें कि हमारे भी बच्चों को उनके अधिकार मिले। इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अब हमारे भी बच्चों के अधिकार मिले। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास पहला तरीका है इस फाइल को पास कराने का कि हम सारे लोग मिलकर इनको इतना भारी बहुमत दें, इनको इतना बड़ा समर्थन दें कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने और इनको इस फाइल को पास कराने के लिए इन 48 की जरूरत ही ना पड़े। आपने ये इसका पहला तरीका है। अब इस तरीके पे आप सबने बड़े साल काम किया, कईयों के तो बाल सफेद हो गए, 30-30, 40-40 साल तक लगातार इनको वोट दिया और आपकी मेहनत रंग लाई। चाहे हम देश की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश की बात करें, आपने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। लेकिन ये लोग इतने एहसान फरामोश निकले कि इस एनडीए को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। ये जो 48 इनके सहयोगी दल हैं, इनकी गिनती भी कम नहीं कर रहे। ये 26 से शुरू हुए थे। बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, इन्होंने वहां पे 46 थे ये पिछले साल तक। इन्होंने अपना 47वां सहयोगी बनाया माझी समाज की हम पार्टी को, और एक मल्ला समाज की वीआईपी पार्टी है, उसको इन्होंने अपना 48वां सहयोगी बनाया। तो पहले 46 थे, अब 48 हो गए। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, 5 राज्यों में चुनाव है। इनको जरूरत पड़े और ना भी पड़े, इनका 49वां दामाद होगा ओवैसी और 50वां होगा रावण। बस इनको जरूरत पड़नी चाहिए। कोई ये सोचता हो कि ऐसा नहीं होगा, वो अपने मन से ये बात निकाल दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इनसे ये पूछो कि इन 48 को अपने साथ क्यों रखा हुआ है जब पूर्ण बहुमत है। क्यों योगी जी ने 1 महीना पहले कहा कि हम निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्यों कहा? तो हमारी ये सोच कि अगर हमने इनको पूर्ण बहुमत दे दिया तो ये लोग इन 48 को बाहर निकाल देंगे या इनकी गिनती कम कर देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहां पे लगातार गिनती बढ़ेगी। तो इसके लिए अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जो हमारे इन बच्चों की फाइल को पास कराए। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है? इसका दूसरा रास्ता यह है कि जहां पे इनके 48 सहयोगी बैठे हैं या इस कांग्रेस के जहां 58 सहयोगी बैठे हैं, हम भी इन समाज की तरह अपने समाज का एक झंडा बनाएं और इनके बीच में 48 के साथ 49वां वहां बैठ जाए। और जब मोदी जी कहें कि हम देश की सुरक्षा के लिए 25 राफेल विमान खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपका बैठा हुआ 49वां प्रतिनिधि कहे कि मोदी जी, हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमारा क्षत्रिय विचार का झंडा है, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
तो 25 क्यों खरीदते हैं? आप 50 खरीदिए, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी कहें कि हम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता राजपूतों के बच्चों को देने का विचार कर रहे हैं, तो आपका बैठा हुआ प्रतिनिधि कहे मोदी जी 5,000 नहीं, महंगाई बहुत है, 10,000 दीजिए, और आप हमारे दलित और पिछड़े समाज के बच्चों को भी दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम यहां पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि इनकी 48 की तरह से विरोध करना है। हम तो यहां पर 49वां झंडा बनाकर इसलिए बैठना चाहते हैं कि जब ये 48 सांप बन के हमारे बच्चों के अधिकारों की फाइल को डसे, तो हमारा 49वां बैठा हुआ प्रतिनिधि अपने झंडे में से डंडा निकाले और उन 48 से कहे शांति से बैठ जाओ, तुम अपने बच्चों का अधिकार लो, अपने समाज का अधिकार लो, और हमें अपने बच्चों का अधिकार देने दो। जब मोदी जी कहें कि 10 दिन के बाद राम जी का मंदिर बनाएंगे, तो आपका बैठा हुआ प्रतिनिधि कहे कि मोदी जी 10 दिन बाद क्यों बनाओगे, हम तो प्रभु श्री राम के वंशज के बच्चे हैं, आप अभी बनाइए, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी कहें कि 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो आपका प्रतिनिधि कहे कि मोदी जी 1 हफ्ते बाद क्यों, इस दुष्ट पाकिस्तान को अभी खत्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो अभी तक हमारे जो समाज के लोग हैं वो बीजेपी को या कांग्रेस को सिर्फ इसीलिए वोट देते हैं ना कि वो देश की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सड़क बनवाते हैं, बिजली की बात करते हैं। लेकिन जब आप अपने झंडे के साथ वहां बैठोगे तो बिजली, पानी, सड़क, राम मंदिर, पाकिस्तान, चाइना को तो सबको ठीक करवा ही दोगे, अपने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए उनके अकाउंट में 5,000 रुपया भी डलवा दोगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें भी उनकी तरह अपना झंडा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो आपसे निवेदन है, देखिए हमने वही झंडा बनाया है, उस झंडे का नाम मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोग कहेंगे तो अपना प्रचार प्रसार करने लगा। लेकिन क्योंकि मुझे यहां से चुनाव न लड़ना है न लड़वाना है, समय नहीं है इतना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि जब तक समाज अपना झंडा नहीं बनाएगा तब तक वो अपने पूर्वजों की तरह सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगा, तब तक वो असली क्षत्रिय धर्म भी नहीं निभा पाएगा। अभी हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, अभी हम सब राजपूत हैं, क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय बनने के लिए तो राजनीतिक झंडा बनाना पड़ेगा। क्यों? हम सब यहाँ पे राजपूत हैं। क्यों है? क्योंकि अभी हम एक सामाजिक संगठन के नीचे काम कर रहे हैं और सामाजिक संगठन की मजबूरी है कि वो सिर्फ समाज के लोगों को ही यहाँ पर बुलाएगा। लेकिन जब मैं खुद राजनीतिक झंडे के साथ काम करता हूं तो उस झंडे को थामने के लिए हकीम खान भी आता है, पूजा भील भी आता है, और जो है भामा शाह भी आता है। आते हैं कि नहीं? अभी समाजवादी का झंडा है, सबको पता है कि ये यादवों का है, लेकिन जो उनके सेनापति हैं, आप विधायक को सेनापति मान सकते हैं, तो सेनापति तो अलग अलग जाति के हैं ना, अलग अलग धर्म के हैं। तो जब बहुत सारे सेनापति जीत जाएंगे तो फिर अखिलेश यादव राज सत्ता पे राजा बन के बैठ जाएगा। ऐसे ही तो बनता है राजा। तो झंडा अपना बनाइए, सेनापति जो है अन्य समाज के लोगों को बनाइए, तब आपके समाज की तरक्की होगी। क्योंकि देखिए मैं आज से पिछली बार जब मैं आया होगा तो मैंने भी यहाँ बहुत बतौलेबाजी करी होगी कि खूब पढ़ा करो, नौकरी मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर सिर्फ पढ़ाई से ही नौकरी मिलती तो ये बगल में आपके उत्तर प्रदेश है, इसमें कम से कम भी 60 से 70% पुलिस प्रशासन में यादव भाई है कि नहीं? तो अब ऐसा तो है नहीं कि यादव जो है वो बुद्धि में और शरीर में हमसे ज्यादा समझदार है। तो उनको इतनी नौकरियां कैसे मिल गई? क्योंकि उनका जब झंडा सत्ता में आया तो उन्होंने अपने लंगड़े बच्चे को भी इंस्पेक्टर बना दिया। बनाया कि नहीं? तो इसलिए, और देखिए जिसको ये गलत लगता हो, जिसको लगता हो कि ऐसा गलत हुआ है, ऐसा गलत नहीं हुआ।
क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी ऐसा किया। और जिसका झंडा होता है, क्या होता है, जिसका झंडा होता है उसके समाज की और उसके परिवार की राज सत्ता में हिस्सेदारी होती है कि नहीं? अभी मुझे ये मंच पे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीजों से ही लोगों को सीखने की चीज मिलती है। झंडे की अहमियत समझिए। बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक जगह पर मैं बैठा था, तो एक भाई ने एक मेरे साथ में जो है एक कम उम्र के युवा साथी भी बैठे थे, तो पीछे उसने क्या करना चाहता, उसने कहा मैं राजनीति करता हूं। तो उसने कहा कि फिर एक काम करो, थोड़ा दूर जाके एडमिशन मत लेना कॉलेज में, अपने आसपास लेना, लोगों के बीच में रहोगे तो राजनीति में स्थापित हो जाओगे। तो मुझे अपने मन में ये बात सुन के थोड़ी सी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि मैंने ये सोचा कि इस भाई को इतना ज्ञान नहीं है कि राज सत्ता वो अपने झंडे से प्राप्त होती है, सिर्फ मेहनत से नहीं होती। मेहनत तो वो खाने बनाने वाला, रोटी बनाने वाला भी करता था हमारे झंडे के नीचे, लेकिन उसको कभी मिली नहीं राज सत्ता। अब तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ये पर्ची है मेरे पास, इस पर्ची पे सबके नाम लिखे हैं कि भाई आपको इनके नाम पुकारने हैं। ये मंच है, इस मंच पर अगर आप एक राज सत्ता से जुड़े हुए हो तो भी आपको जगह मिलेगी। अगर आपकी उम्र 20 साल भी है और आप सारी जिंदगी घिस जाओ समाज करते हुए, 80 साल के बूढ़े हो जाओगे, फिर भी वहां बैठाएंगे आपको। क्यों बैठाएंगे? क्योंकि देखिए यही झंडा होता है। झंडे की परिभाषा क्या है? अब अखिलेश यादव है, आप कहो जी ये तो 45 साल का है और वो तो बूढ़ा हो गया। ऐसे नहीं होता। पहले जो राजा महाराजा होते थे वो 10 साल का युवराज होता था, अकबर था जिसकी ये बुराई कर रहे थे अभी, वो 10 साल का था, गद्दी पे बैठ गया था, तो सारे मुगलों ने एक से एक खूंखार थे, सबने उसको मान लिया ना यही हमारा बादशाह है। माना कि नहीं माना? क्यों माना? क्योंकि वो झंडे का उत्तराधिकारी है। तो झंडा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और आरएसएस वाले तो बताते हैं कि ध्वज की पूजा करनी चाहिए, और यही रियलिटी है। जब से ये धरती बनी है, जब तक ये धरती रहेगी, सिर्फ ध्वज की, सिर्फ झंडे की ही जीत होगी। उसके नीचे जो भी चीज होगा सब चीज उसके अंदर समा जाएगी। तो अपना समाज को अपना झंडा बनाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्य अतिथि जी। अब तो मंत्री निकल जाओ मुंह से, सौर समाज की बात कर रहे हैं, बड़े ही उससे कि सौर समाज कैसे मजबूत बने। अब आपका इंतजार खत्म हो गया। आपके हृदयों पे जो राज करते हैं, मन पे जो राज करते हैं, आपकी समस्याओं को जो क्षेत्र के सामने रखते हैं, विधानसभा के सामने रखते हैं और आपकी समस्याओं का हल कराते हैं। अब उन्हें मैं बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ बुला रहा हूँ, आपका इंतजार खत्म है। साथियों, अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में अपने महापुरुषों के, पूर्वजों के आदर्शों पर चलने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। ध्यान देना होगा कि वे अपने धर्म व कर्म के मार्ग से विचलित ना हो जाएं। आजकल युवा पीढ़ी बहुत जल्दी में है। हमें बताना होगा कि जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्द नहीं मिलती। पूरे भारत में लगभग 9.5 करोड़ क्षत्रिय हैं। उत्तराखंड में कुल आबादी का 21% क्षत्रिय हैं। अगर पूरे देश में हमारा क्षत्रिय समाज जागरूक हो जाए, एक शब्द जागरूक हो जाए, तो एक विधानसभा क्या, राज्य क्या, पूरे देश में क्षत्रियों की सरकार होगी। इन लाइनों के साथ मैं बुला रहा हूं अपने हृदय सम्राट श्री आदित्य सिंह चौहान जी को कि वीरों की दहाड़ होगी, क्षत्रियों की ललकार होगी। आ रहा है वक्त जब फिर क्षत्रियों की सरकार होगी। हर ओर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और झांसी की रानी की बात होगी। अन्याय का नाश होगा, न्याय की जय जयकार होगी। हृदय सम्राट हमारे श्री आदित्य सिंह चौहान जी।
आज क्षत्रिय महासभा का वार्षिक अधिवेशन 2 साल बाद हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैं साहब महिलाओं को, मातृशक्ति को बधाई देता हूं आज, क्योंकि आज महिला शक्ति बहुत संख्या में है। हमारे कुमाऊं नरेश श्री केसी सिंह बाबा जी,